Good morning, students. Today we are going to start with part 2, strategies for enhancement of food production. In part 1 we had seen about inbreeding and inbreeding, depression and outbreeding, etc. Now in this part we will see about the interspecific hybridization. In interspecific hybridization what happens कि द मेल एंड द फीमेल, जो मेल और फीमेल होते हैं ये दो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए जाते हैं और उनका आपस में मेटिंग कराया जाता है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटर स्पेसिफिक यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. अब इसमें क्या होता है कि जो दोनों मेल और फीमेल लिए जाते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के, उसमें जो फीचर्स होने चाहिए दे शुड बी ऑफ अ वेरी गुड फीचर्स और डिज़ायरेबल फीचर्स. अब यहाँ डिज़ायरेबल फीचर्स का मतलब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है. इट मीन्स सेम दैट द फीचर्स विच आर यूज़फुल, या जो हमारे काम के फीचर्स है, दे आर कॉल्ड एज द डिज़ायरेबल फीचर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमको मालूम है डोंकी और जो हॉर्स होता है, इसके hybridization से, as we know both donkey and this horse they are of different species. इन दोनों के बीच में जब मेटिंग या इनका क्रॉस या कराया जाता है तो it forms a hybrid that is called as a mule. Now next terminology, that is artificial insemination. Artificial insemination you have studied in chapter 4 also of reproductive health. उसमें हमने देखा था कि हम अगर कोई मेल्स जो होते हैं दे आर अनेबल टू इंसेमिनेट देयर स्पर्म्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट. हियर नाउ इट रिफर्स टू द कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स. जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कंट्रोल पॉलिनेशन के बारे में, इसी तरीके से यहाँ पर जो है इट इज़ कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विच इज़ कैरिड आउट बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी मेल होता है उसके सीमेंस जो है, जो भी मेल जिसके कि डिज़ायरेबल फीचर्स विच वी नीड, सो वो वैसे वाले मेल को सिलेक्ट करके उसके सीमेन को कलेक्ट किया जाता है एंड दैट सीमेन इट इज़ इंजेक्टेड इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर्स. ब्रीडर्स क्या करते हैं, जो सिलेक्टेड फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो सिलेक्टेड मेल है उसके सीमेन को इंसर्ट कर देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं. द सीमेन जो होते हैं ये या तो जब कलेक्ट किए जाते हैं इनको इमीडिएटली ही यूज़ किया जा सकता है. अगर इमीडिएटली वी आर नॉट एबल टू यूज़ इट तो हम क्या करेंगे, इसको आगे के यूज़ के लिए हम उसको फ्रोज़न करके रख सकते हैं फॉर द लेटर यूज़. द सीमेन जो हैं कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोज़न फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज़ हाउस्ड. और ये सीमेन को क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा सकते हैं जहाँ पर कि जो फीमेल है इट इज़ समवेयर एल्स और द मेल इज़ समवेयर एल्स. तो सीमेन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स एंड जो फीमेल है जो दूसरी जगह पर हाउस्ड है उस जगह पर जाकर उसको इंसेमिनेट कराया जा सकता है. सो दिस वाज कॉल्ड एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. इसके पहले जो हमने पढ़े थे इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, उसमें क्या हो गया था, आपके ब्रीड्स जो थे वही चेंज हुए थे या सेम ब्रीड्स के बीच में हुआ था. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर स्पीशीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ था. बट हियर व्हाट हैपेंस इन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, द स्पीशीज़ दे आर चेंज्ड, द डिफरेंट स्पीशीज़ दे आर यूज्ड. Now one more important topic, maximum times the question comes from this part, that is multiple ovulation embryo transfer technology. It is used to improve the chances of successful production of the hybrids. जो भी हाइब्रिड्स बनते हैं उसके सक्सेसफुल चांसेस या उसका सक्सेसफुल प्रोडक्शन हो, इसके चांसेस को बढ़ाने का काम होता है बाय दिस मल्टीपल ओव्यूलेशन. आप देखिए मल्टीपल ओव्यूलेशन यानी कि ओव्यूल्स का फॉर्मेशन कई बार या मल्टीपल ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होकर उसके एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है. और इसके स्टेप्स जो होती है दे आर ओनली मैक्सिमम टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, या उसके स्टेप्स को ABCD के फॉर्म में दे देते हैं, एक आधा स्टेप को दे राइट और एक दो स्टेप्स को ABC के फॉर्म में
वो उसको एज अ ब्लैंक छोड़ देते हैं एंड द आंसर यू हैव टू गिव. सो यू गो थ्रू द स्टेप्स वेरी वेल, ये वेरी प्रॉपरली. वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द अ काउ. जो भी एक काउ जो भी हमने चुनी है, सुपीरियर फीमेल जो हमने चुनी है, उसको हम क्या करते हैं, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड विद द हार्मोन्स FSH, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. ये आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ये क्या करते हैं, फॉलिकल्स को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं इन द ओवरी. अब यहाँ पर क्या होता है कि एडिशनल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं इसको एडमिनिस्टर या इसको इंजेक्ट किया जाता है इन द काउ. अब जब काउ के अंदर ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं इनको इंजेक्ट किया जाता है तो इससे क्या होता है, उस काउ के अंदर इंड्यूस होता है सुपर एवोल्यूशन, यानी कि जो फॉलिकल्स रहते हैं वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं और सुपर ओव्यूलेशन होता है. सुपर ओव्यूलेशन यानी कि जो हर साइकिल में जनरली क्या होता है कि एक एग पर साइकिल जो है वो जनरेट होता है या बनता है या प्रोड्यूस होता है. लेकिन यहाँ पर सुपर ओव्यूलेशन की कंडीशन में व्हाट विल हैपन, द प्रोडक्शन ऑफ 6 to 8 एग्स इंस्टेड ऑफ 1 एग पर साइकिल, यानी कि एक साइकिल में जनरली जो एक एग प्रोड्यूस होता था अब एक एग प्रोड्यूस ना होकर टोटल 6 to 8 एग्स जो हैं उसमें प्रोड्यूस होंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सुपर ओव्यूलेशन. देन अब ये फीमेल को क्या कराते हैं, जिसके अंदर जो है 6 to 8 एग्स का फॉर्मेशन हो गया है. अब इस फीमेल को या तो किसी एलाइट बुल यानी कि एक सुपीरियर मेल के साथ इसकी मेटिंग करा दी जाती है. अगर ये ऐसा नहीं होता है तो दूसरा एक और मेथड होता है, आइदर इट इज़ आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड, मतलब कि ऐसे सीमेन को सुपीरियर मेल से कलेक्ट कराकर उसको उस फीमेल जिसके अंदर 6 to 8 एग्स का प्रोडक्शन हो चुका है उसके अंदर हम किसी सुपीरियर मेल से या तो मेटिंग कराते हैं या उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराकर उसमें आर्टिफिशियली स्पर्म्स को इंजेक्ट करा दिया जाता है. फिर जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एज वी नो, अगर एग 6 to 8 हैं तो सीमेंस जो होते हैं दे आर हैविंग मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इन देम, उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं. दैट इज़ वाई ये 6 to 8 एग्स जो हैं ये फर्टिलाइज हो जाते हैं. और उसके बाद आपको पता है उस समय आपने डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो में पढ़ा था कि मोरुला स्टेज आती है, फिर उसमें हम देखते हैं कि ब्लास्टुला स्टेज आती है विच इज़ 64 सेल स्टेज. अब यहाँ पर 8 से लेकर जब जो एम्ब्रियो है या फर्टिलाइज्ड एग जो है जब वो 8 से 32 सेल स्टेज में पहुँचेगा, वेयर 8 to 32 सेल की स्टेज में जब वो पहुँचता है तो उस समय क्या करते हैं, उसको उसके अंदर से रिकवर कर लिया जाता है. किसके अंदर से, फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी. वो जो जिसके बॉडी के अंदर वो 6 to 8 एग्स बने थे उसको हमने आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा दिया. आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराने के बाद वो एग्स फर्टिलाइज हो गए. एग्स के फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें डेवलपमेंट होकर वो 8 to 32 सेल स्टेज में पहुँच गए. अब ये 8 to 32 सेल वाले जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनको हम नॉन सर्जिकली रिकवर कर लेते हैं, मतलब कोई सर्जिकल ऑपरेशन उसमें नहीं होता है और उसको नॉन सर्जिकली रिमूव कर लिया जाता है. और अब एक एक एग को जो है जो फर्टिलाइज्ड 8 to 32 सेल्ड वाले जो एग्स है दे आर ट्रांसफर्ड टू द सरोगेट मदर. सरोगेट मदर में क्या कर दिया जाता है, इस एक एक फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. अगर 8 एग्स का प्रोडक्शन हुआ है, 8 एग्स फर्टिलाइज्ड हो गए हैं और वही 8 एग्स जो है 8 to 32 सेल्स की स्टेज में पहुंच चुके हैं तो वो 8 एग्स को 8 डिफरेंट सरोगेट मदर्स में उसको ट्रांसफ़र करा दिया जाता है. आई थिंक सो यू नो वेरी वेल नो द टर्म सरोगेट मदर. सरोगेट मदर का मतलब होता है न तो एग उसका है न ही स्पर्म्स उसके पास आए हुए हैं, डायरेक्टली हमने उसके यूटेरस के अंदर हमने 8 to 232 सेल्स की स्टेज से में उसको अंदर इंसर्ट करा दिया है. अब जो है जो जेनेटिक मदर थी जिसके अंदर ये 6 to 8 एग्स का फॉर्मेशन हुआ था
तो वो जो पहली वाली फीमेल थी विच इज़ कॉल्ड एज द जेनेटिक मदर, क्योंकि सरोगेट मदर के अंदर के जीन्स जो हैं वो इन एग्स में नहीं जाएंगे। अब ये दिस जेनेटिक मदर शी इज़ रेडी फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। फिर से उसमें हम FSH जो है उसको एडमिनिस्टर करा के उसके अंदर हम अगले राउंड के लिए उसको सुपर ओव्यूलेशन के लिए तैयार कर सकते हैं, और हमको काफ़ी कम समय में जो है ज़्यादा एग्स का फॉर्मेशन के साथ साथ ज़्यादा काफ का या ज़्यादा हर्ड के साइज़ जो हैं वो हमको मिल जाता है। सो दिस टेक्नोलॉजी का पूछते हैं एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द बेनिफिट फॉर दिस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। सो दिस टेक्नोलॉजी इट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ द हर्ड साइज़ इन अ शॉर्ट टाइम। हर्ड साइज़ को शॉर्ट टाइम में इंक्रीज़ करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म में इसको MOET भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज MOET, दैट इज़ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एग्ज़ाम में पूछते हैं व्हाट इज़ MOET, फिर आपको MOET को बताना पड़ता है व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन MOET, वो पूछ लिया जाता है, या स्टेप्स को अलग अलग तरीके से दे कैन आस्क। सो दिस वाज ऑल विथ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। नाउ विल सी द नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री में हम ले रहे हैं बी कीपिंग। बी कीपिंग जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एपीकल्चर। एपीकल्चर भी इसको बोला जाता है क्योंकि एपिस इंडिका, एपिस डॉर्सेटा, ये सब क्या होती हैं, दीज आर द कॉमन स्पीशीज़ फॉर एपीकल्चर। तो एपिस जो है नाम में मधुमक्खी के लिए लिया गया है। तो बी कीपिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एपीकल्चर। अब इसमें क्या होता है, कीपिंग मतलब कि हम उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर किसको मेंटेन करेंगे, बीज कहाँ रहती हैं, इन द बी हाइव्स। और हमको हनी बी से क्या प्रोड्यूस होता है, there is the honey it is produced. So it includes the maintenance of the hives of the honey bees for the production of the honey. मतलब कि हम बी हाइव्स का मेंटेनेंस करेंगे और हनी बीज से प्रोडक्शन होगा हनी का। हनी जो है एज यू ऑल नो इट इज़ अ फूड फॉर हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ एंड ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन्स। हनी बीज जो हैं इससे बीज वैक्स भी प्रोड्यूस होता है और उसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स के प्रिपरेशन में, पॉलिशेस में, वेरियस टाइप्स ऑफ जो पॉलिशेस होते हैं उन सब में इसका यूज़ होता है। बी कीपिंग अब जनरली ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बी कीपिंग जो है ज़्यादा करके हम इसको जो फ्लावरिंग एरियाज़ हैं, जहाँ फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं, कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं, उस जगह पर ही जो है इसके एरिया को रखा जाता है। क्योंकि वाई इट इज़ केप्ट ओवर देयर, ज़्यादा करके फ्लावरिंग एरियाज़ में या क्रॉप एरियाज़ में ही इसको क्यों रखा जाता है, बिकॉज बीज को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता फॉर फूड एंड ऑल, फॉर नेक्टर, फॉर सर्चिंग ऑफ फूड, सर्चिंग ऑफ नेक्टर एक्सेट्रा। तो वो उनको आसानी से अवेलेबल हो जाता है, प्लस फार्मर को इससे ये बेनिफिट हो जाता है कि उसका इजीली पॉलिनेशन हो जाता है। तो मेन कॉमन स्पीशीज़ जो है एपीकल्चर के लिए दैट इज़ यूज, दैट इज़ एपिस इंडिका। दिस एपिस इंडिका इट इज़ द कॉमन स्पीशीज़ यूज्ड इन एपीकल्चर। इन एग्जाम दिस इज़ आस्क्ड कि व्हाट इज़ द स्पीशीज़ यूज्ड फॉर एपीकल्चर, दैट इज़ एपिस इंडिका। The following points they are important for the successful beekeeping. Successful beekeeping जो है, अगर हमको beekeeping की जो प्रोसेस है उसको सक्सेसफुली करना है या सक्सेसफुली हनी का प्रोडक्शन होना है इन मोर क्वांटिटी, तो हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ सबसे पहला कि वी शुड नो द नेचर एंड द हैबिट्स ऑफ द बीज। जो भी बीज हैं जिसको कि हम पाल रहे हैं, उन हनी बीज की हमको नॉलेज होनी चाहिए, उनका नेचर कैसा है, उनके हैबिट्स कैसे हैं, या वो किस तरीके के नेक्टर को पसंद करते हैं, किस तरीके के फ्लावर के आसपास, या उनका नेचर या उनके हैबिट्स कैसे हैं। दिस ऑल नॉलेज वन शुड हैव फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। एंड देन द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। सबसे पहले ये भी कि लोकेशन हमारा एकदम सुटेबल होना चाहिए कि हम किस जगह पर बी हाइव्स को जो हैं वो रख रहे हैं।
देन कैचिंग ऑफ एंड हाइविंग ऑफ द स्वाम्स, स्वाम्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बीज, इनको हमको हाइविंग करना अच्छे से आना चाहिए, पकड़ना आना चाहिए, कैच करना आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ द बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग सीजन्स में कैसे उनको मैनेज करना है, साथ में जो उससे हनी और बीज वैक्स जो कलेक्ट हो रहा है उसको हैंडल करना, उसका कलेक्शन करना। एंड बीज एज यू नो दे आर द पॉलिनेटर्स ऑफ मैनी प्लांट्स, हैंस कीपिंग द बी हाइव्स डे इन द क्रॉप फील्ड्स, क्रॉप फील्ड्स में फ्लावरिंग पीरियड के समय अगर हम बी हाइव्स को रखेंगे तो इससे क्या होगा, द पॉलिनेशन विल बी इंक्रीज्ड। तो क्रॉप फील्ड्स का तो फ़ायदा होगा इसी, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिनेशन होगा, और साथ में बीज को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उनको ईजीली बहुत ज़्यादा नेक्टर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा फ्रॉम द फ्लावर्स ड्यूरिंग द फ्लावरिंग पीरियड, एंड विच विल इम्प्रूव द हनी यील्ड। देन नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री में आता है, दैट इज़ फिशरीज, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिसिकल्चर। Fishery industry related, it is related to the catching, processing or the selling of the fish and the shellfish or other aquatic animals। देखिए फिशरीज़ में या आप पिसिकल्चर में या आप सिर्फ फिशेस को ही नहीं इंक्लूड करेंगे, इसमें आप शेलफिशेस को भी इंक्लूड करेंगे, जैसे झींगा है, और ऑर्थ्रोपोड्स भी आ जाते हैं, जैसे कि ऑर्थ्रोपोड्स इट इज़ प्रॉन्स, झींगा जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड। शेल फिशेस जैसे कि आपको सीप वगैरह पता है, उसके अंदर के भी जो है मैं उसको कवर को खोल के जो खाते हैं कई लोग उसको भी, तो दैट कल्चर इट इज़ ऑल्सो डन। देन कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस, और जो मराइन फिशेस हैं इसके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द कॉमन टू फ्रेश वाटर फिशेस टू मराइन फिशेस। तो कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस दैट इज़ कतला, रोहू, दे आर द एंड द कॉमन कॉर्प। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस? कतला, रोहू एंड द कॉमन कॉर्प। And common marine fishes, that is hilsa, sardines, mackerel, pomfret, these all are the marine fishes, या जो कि समुद्र में रहने वाली मछलियाँ होती हैं। एंड ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, कई एल्गी वगैरह जो हैं उनका भी काफ़ी काम से प्रोडक्शन किया जाता है, विच आर ऑल्सो बेनिफिशियल। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑल्सो देयर। So both the fresh water and the marine water is increased by pisciculture and एक्वाकल्चर। तो एक्वेटिक प्लांट्स में और एनिमल्स में पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर को इसमें शामिल किया जाता है। एंड इंक्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फिश, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो है रिवॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू रिवॉल्यूशन। Now this was all with different plant breeding. The next part we will see in the third part.